हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की भर्ती के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये हमारी जीके और जीएस की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास हम करवा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस सेकेंड क्लास के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके आगामी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एसएससी जीडी की सेकंड क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है यूएसए से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन से और ऑप्शन डी है आयरलैंड से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड देश से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है कार निकोबार द्वीप में, ऑप्शन डी है छोटा निकोबार में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हार्टिकल्चर है, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर है, ऑप्शन सी है एपीकल्चर है और ऑप्शन डी है सेरिकल्चर है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि हार्टिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है और एपीकल्चर क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको भी जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पूछ ले कि हार्टिकल्चर में क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखना जो हार्टिकल्चर होता है उसके अंदर फल एवं सब्जियों की खेती की जाती है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, तो याद रखना फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों की खेती की जाती है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि एपीकल्चर के अंतर्गत किसका पालन होता है? तो याद रखना एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खियों का पालन होता है। तो ये भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इनको भी आप याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है नेपाल में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है चीन में और ऑप्शन डी है भूटान में। तो आप सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखो पूछ ले कि नेपाल के अंदर जो सबसे ऊंचा विश्व का पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो याद रखना जो माउंट एवरेस्ट है यही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसको नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है। और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसको भी याद रखना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल देश में स्थित है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी और ऑप्शन डी है सुमित्रा महाजन। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए है बैरन द्वीप का, ऑप्शन बी है उत्तरी अंडमान द्वीप का, ऑप्शन सी है कार निकोबार द्वीप का और ऑप्शन डी है लिटिल निकोबार द्वीप का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी द्वारा हुआ था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत के अंदर जो बैरन द्वीप है इसका उद्गम ज्वालामुखी द्वारा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1965 ईस्वी में। तो आप सभी को इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था सन 1956 ईस्वी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ यदि आपको बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से इसको ले सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 300 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 223 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 144 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 221 में। तो इन चारों में से आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि अनुच्छेद 221 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसके प्रशासन में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पाल और ऑप्शन डी है प्रतिहार। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किसके प्रशासन में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चालुक्य प्रशासन काल के अंदर स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है चैडविक ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है हेनरी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो साथ में याद रखना गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है
50। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि साधारण मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर बताना है सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि साधारण मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर याद रखना, यदि जोड़ी के अंदर दिया जाए तो याद रखना मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 23 जोड़ी, और संख्या के अंदर दिया हुआ हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत में अव्वल रहने वाला राज्य है मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नेफ्रॉन किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है हृदय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है आमाशय से और ऑप्शन डी है वक्रक से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि नेफ्रॉन का संबंध है वक्रक यानी कि किडनियों से। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर याद रखना एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, काफी बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि किडनियों में नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है। तो याद रखना किडनियों के अंदर जो नेफ्रॉन पाया जाता है ये ब्लड का शुद्धिकरण करता है, यानी कि ब्लड शुद्ध करने का कार्य करता है नेफ्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी है असम राज्य, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक राज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। असम का कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए है देव पर्वत पर, ऑप्शन बी है नीलांचल पर्वत पर, ऑप्शन सी है माउंट आबू पर्वत पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि असम का कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि असम का कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। इस प्रश्न को घुमाकर इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये शब्द किसके थे, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है कल्हण, ऑप्शन बी है सोमदेव, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी है सोमेश्वर तृतीय। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
निम्न में से वर्षा का मापक यंत्र कौन सा है। या फिर इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि वर्षा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन ए है मैनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है रेन गेज के द्वारा और ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वर्षा का मापक यंत्र कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि वर्षा का मापक यंत्र है रेन गेज। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, यानी कि वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन। तो यहां पर याद रखना रेन गेज की सहायता से वर्षा का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है। ऑप्शन ए है गंगटोक में, ऑप्शन बी है कोहिमा में, ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है त्रिचूर में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि हाथी मैराथन त्रिचूर शहर के अंदर आयोजित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कपास मिल श्रमिक के लिए, ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, ऑप्शन सी है आभूषण कारीगरी के लिए और ऑप्शन डी है किसानों के लिए। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निम्नलिखित में से अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था कपास मिल श्रमिक के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो का PDF हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री के अंदर ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8:30 बजे। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है।